हेलो दोस्तों, विनय स्टडी कैन में आप सभी का स्वागत है। CGPSC प्री 2020-21 की तैयारी के लिए आप हमारा स्मार्ट कोर्स ज्वाइन कीजिए जो कि बिल्कुल फ्री है। मैं आपका एजुकेटर रामनारायण साहू आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं अपना वीडियो लेक्चर 3 जो कि पाठ्यक्रम पर आधारित है। आज का टॉपिक है आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हमारा यूट्यूब चैनल है विनय स्टडी कैन। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सकें। अभी तक हमारे साथ 18,000 से भी अधिक सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की दर का प्रारंभिक ज्ञान। हम जानते हैं कि प्रकृति में उपस्थित सभी पदार्थ परिवर्तनशील होते हैं। सामान्यतः ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला है आपका भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेस एवं दूसरा है आपका रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजेस। आगे भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेस देखते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जब पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन में कोई नई वस्तु नहीं बनती है। वस्तु के केवल भौतिक गुण जैसे उसकी आकृति, रंग इत्यादि में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जल को गर्म करके भाप में परिवर्तित करना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि जल एवं भाप का रासायनिक संघटन एक समान होता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जल बर्फ अवस्था में ठोस रहता है, द्रव अवस्था में लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है और गैस अवस्था में ये भाप के रूप में पाया जाता है। अगला उदाहरण है आपका शक्कर एवं नमक का जल में घुलना। हम जानते हैं कि शक्कर एवं नमक को जल में घुलने पर सिर्फ उसके भौतिक संरचना में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। अगर हम उसको वाष्पीकृत कर दें तो हमें पुनः शक्कर और नमक प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार बिजली के बल्ब का जलना भी आपका भौतिक परिवर्तन में आता है। आगे चौथा जो है वो है गंधक का पिघलना। यह भी एक भौतिक परिवर्तन है जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजेस। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, चलिए देखते हैं। जब पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होकर नया पदार्थ बनता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन में पदार्थ के गुणों के साथ साथ उनके संघटन एवं भार में भी परिवर्तन होता है। यहाँ पे हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम के तार को गर्म करते हैं तो यह तीव्र प्रकाश के साथ जलता है और एक सफ़ेद चूर्ण अवशेष के रूप में बच जाता है जिसमें बिल्कुल भिन्न गुण पाया जाता है। यह परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन है। उसी प्रकार लोहे पर जंग लगना, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है जो कि बहुत धीमी गति से होता है। साथ ही अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दूध का दही बनना। यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें दूध आपके दही में परिवर्तित हो जाता है। भोजन का पाचन ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। आगे रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर एवं अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। काइनेटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के काइनेसिस शब्द से हुई है जिसका अर्थ है गति या मूवमेंट। रासायनिक बल गति के अनुसार वेग के आधार पर सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है आपका अति मंद अभिक्रियाएं वेरी स्लो रिएक्शंस। वे अभिक्रियाएं जो अत्यंत मंद गति से चलती हैं, जिन्हें संपन्न होने में दिनों, महीनों या वर्षों का समय भी लग सकता है, अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। आप जानते हैं कि लोहे में जंग लगना कई दिनों में होता है या महीनों में होता है। उसी प्रकार भूगर्भ में कोयले व पेट्रोलियम का बनना, यहाँ पे ये भी लाखों वर्षों में
पूर्ण होता है, इसलिए ये भी अति मंद अभिक्रियाएं हैं। दूसरा, सामान्य या मध्यम अभिक्रियाएं, नॉर्मल रिएक्शंस। वे अभिक्रियाएं जो न बहुत मंद हैं और न ही बहुत ही तीव्र गति से चलने वाली हैं, इन्हें हम सामान्य या मध्यम अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पे हम देख सकते हैं एस्टर का जल अपघटन। जब हम एस्टर का जल अपघटन करते हैं तो हमें एसिटिक एसिड और मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, जो कि एक मध्यम अभिक्रिया है। उसी प्रकार शर्करा का प्रतिपन या इन्वर्जन ऑफ शुगर। जब हम शुगर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के 2 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, सुक्रोज को हम जब जल अपघटित करते हैं तो हमें ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल प्राप्त होता है और साथ ही साथ फ्रक्टोज का 1 मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। तीसरा, तीव्र अभिक्रियाएं, फास्ट रिएक्शंस। वे अभिक्रियाएं जो अत्यंत तीव्र गति से होती हैं। ये अभिक्रियाएं पलक झपकते ही लगभग 10⁻14 से 10⁻12 सेकेंड में संपन्न हो जाती हैं, इसलिए इन्हें हम तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं AgNO3 और NaCl का रिएक्शन। चूँकि ये आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसलिए ये बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती हैं, जिसके पश्चात यहाँ पे हमें AgCl का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। दूसरा उदाहरण है NaOH और HCl का। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में NaOH और HCl का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये एक एसिड बेस रिएक्शन होने के कारण हमें लवण प्राप्त होता है, जो कि आपका NaCl होता है और साथ ही साथ जल के मॉलिक्यूल्स भी प्राप्त होते हैं। आगे, रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर इकाई समय अंतराल में अभिकारक, रिएक्टेंट अथवा उत्पाद, प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन के बराबर होता है, अथवा इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जितना परिवर्तन होते हैं उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अर्थात अभिक्रिया का वेग या दर को हम निम्न समीकरण से दर्शा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय अंतराल। मान लिया कोई सामान्य अभिक्रिया A+B से C+D प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। समय के साथ A तथा B अभिकारक के सांद्रण घटते जाएंगे तथा क्रियाफल C व D के सांद्रण बढ़ते जाएंगे। अभिक्रिया की दर को हम इस प्रकार लिखेंगे, A या B के सांद्रण में कमी बटे समय अंतराल, या फिर C या D के सांद्रण में वृद्धि बटे समय अंतराल। इस अभिक्रिया की दर को निम्न पद में दर्शाया जा सकता है, -ΔA/ΔT या फिर -ΔB/ΔT। यहाँ पे ऋण चिन्ह अभिकारक की सांद्रता को व्यक्त करता है, जबकि आगे +ΔC/ΔT या +ΔD/ΔT, यहाँ पे धन चिन्ह उत्पाद की सांद्रता को व्यक्त करता है। चूँकि क्रियाकारकों का सांद्रण समय के साथ घटता है, इस कारण इसे ऋण चिन्ह लगाते हैं, जबकि क्रियाफलों का सांद्रण समय के साथ बढ़ता है, अतः इसमें हम धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वेग या दर को हम dx/dt के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जहां dx सांद्रता में अति सूक्ष्म परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, जो कि अति सूक्ष्म समय dt के लिए होता है। वेग या दर को हम मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं। यहाँ पे हम कुछ उदाहरण लेंगे, जैसे कि मान लिया हाइड्रोजन H2 किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक क्रियाकारक रिएक्टेंट के रूप में भाग ले रहा है, तो हाइड्रोजन की अभिक्रिया की दर को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अभिक्रिया की दर बराबर ΔH2/ΔT। यहाँ पे हमने माइनस चिन्ह लिया है, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में आप ग्राफ में देख सकते हैं कि इसमें
कमी पाई जा रही है। अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर को हम -dH2/dt के रूप में प्रदर्शित करेंगे। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण, मान लिया आयोडीन I2 किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक क्रियाफल के रूप में हमें प्राप्त होता है, तो आयोडीन की अभिक्रिया की दर को हम निम्न पद में प्रदर्शित कर सकते हैं। अभिक्रिया की दर बराबर प्लस डेल I2/ΔT और इसकी तात्क्षणिक दर को हम प्लस dI2/dt के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं, चूंकि आयोडीन एक प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है, इसीलिए समय के साथ इसकी सांद्रता में वृद्धि हो रही है। आगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है अभिकारकों का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हम जानते हैं द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार जैसे जैसे पदार्थ की सांद्रता में हम वृद्धि करते हैं, अभिकारक की सांद्रता में हम वृद्धि करते हैं, उत्पाद की सांद्रता में भी वृद्धि प्रदर्शित होती है। उसी प्रकार दूसरा है अभिक्रिया का ताप, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे यदि हम ताप को लगभग 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर लगभग 2 से 3 गुनी तक बढ़ जाती है। तीसरा, उत्प्रेरक की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे हम जानते हैं कि उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका धनात्मक उत्प्रेरक और दूसरा होता है आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक। अगर अभिक्रिया में हम धनात्मक उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं तो अभिक्रिया की दर में वृद्धि दिखाई देगी, और यदि हम ऋणात्मक उत्प्रेरक का उपयोग करेंगे तो वहाँ पे हमें अभिक्रिया की दर में कमी दिखाई देगी। उसी प्रकार चौथा है आपका अभिक्रिया का दाब, प्रेशर ऑफ रिएक्शन। दाब परिवर्तन से केवल गैसीय अभिकारकों का वेग प्रभावित होता है, जिनमें उत्पाद और अभिकारक के मोलों की संख्या आपस में बराबर नहीं होती। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं अमोनिया का बनना, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का मोलों का अनुपात 4 होता है, जबकि उत्पाद का अनुपात 2 होता है। आगे अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। यदि कोई अभिकारक ठोस अवस्था में हो तो अभिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होने से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। छठवां, अभिकारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। इसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो आयनिक अणुओं के बीच होने वाली अभिक्रियाएं तात्क्षणिक होती हैं, तीव्र गति से होती है, इसलिए ये बहुत ही तीव्रता के साथ संपन्न हो जाएंगी। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं के पूर्ण होने के लिए आयनिक अभिक्रियाओं की तुलना में हमें अधिक समय लगता है, जबकि आणविक अभिक्रियाओं का वेग बहुत ही कम होता है या फिर मध्यम होता है। अगला है विकिरणों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में अधिक वेग से संपन्न होती हैं, क्योंकि ये अभिक्रियाएं फोटॉन से अपनी ऊर्जा ग्रहण कर लेती हैं और उत्तेजित अवस्था में चली जाती हैं, इसलिए ये अभिक्रियाएं तेजी से संपन्न होती हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो H2 और Cl2 मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन का अगर हम रिएक्शन अंधेरे में कराएं तो ये बहुत ही मंद गति से होती है, जबकि अगर हम इसी रिएक्शन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएं तो बहुत ही तीव्र गति से रिएक्शन प्राप्त होता है। आठवां है आपका विलयन का पीएच ऑफ सॉल्यूशन। कुछ अभिक्रियाएं एक निश्चित पीएच पर कार्य करती हैं, इसीलिए हम बफर विलयन तैयार करते हैं, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर एक निश्चित वेग से परिवर्तित होती है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।